हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन मोकोपीडिया। माय नेम इज महिपाल सिंह। और आज की जो क्लास है इसमें हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज हर टाइप के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। अब अलग अलग टाइप के और भी कई सारे टाइप के प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उनको भी एक बार देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। देयर आर 3 चिल्ड्रन इन अ फैमिली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज एटलीस्ट वन गर्ल इन द फैमिली। राइट। तो अब आपके पास क्या दे रखा है कि यहाँ पर बोल रहा है कि 3 चिल्ड्रन है फैमिली में। राइट। तो मैं अगर कहूं कि ए है और एक बी है और एक सी है। राइट। ये 3 चिल्ड्रन है फैमिली में और इनमें से कम एक गर्ल होगी। तो देखिए, एक जो बंदा है या तो वो गर्ल होगा या तो वो बॉय होगा। होगा कि नहीं? राइट। ऐसे ही आप करेंगे कि या तो ए गर्ल होगा या तो बॉय, या तो ए गर्ल होगा या तो बॉय। ऐसे ही या तो बी जो है वो गर्ल होगा या तो बॉय। तो अगर 3 लोग हैं ना, तो ये वैसे ही हो गया जैसे 3 कॉइन है। मान के चलो, एक कॉइन है C1, एक कॉइन है C2 और एक कॉइन है C3। तो इस पर या तो ये हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आएगा तो 3 कॉइन को जब आप टॉस करते हैं तो 2 raised to power 3 टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए 3 लोग हैं। अब इनमें से बोल रहा है कि ये जो 3 चिल्ड्रन है, इनमें से कम एक लड़की होगी। तो तीनों चिल्ड्रन में आप क्या बोल सकते हैं? पहला चिल्ड्रन या तो गर्ल होगा या तो बॉय। तो पहले वाले के 2 आउटपुट है। राइट। जैसे कॉइन के हेड और टेल होता है, वैसे ही जो पहला चिल्ड्रन है या तो बॉय या तो गर्ल। तो 3 चिल्ड्रन है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे आपके? टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे आपके 2 raised to power 3 दैट इज इक्वल टू 8। बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाते, जल्दी से आंसर 3/4 या 2/3 ऐसे कर देते हैं, या फिर 2 और 2 है ना, तो उसको नीचे 6 लिख देते हैं, जबकि वो आएगा कितना? 8 आएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही है। राइट। अब देखिए, आपसे क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन गर्ल। तो एटलीस्ट वन गर्ल का मतलब क्या हो गया कि जितने भी 8 के 1 2 3 जितने भी ये 8 आउटकम है, इन सबका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो तो 1 होगा, है ना। अब आप यहां पर क्या बोल रहे हैं? एटलीस्ट वन गर्ल। तो एटलीस्ट वन गर्ल, तो मैं उसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं जहां पर तीनों के तीनों बॉयज हों। तो अगर तीनों के तीनों बॉयज होंगे तो वो एक ही केस बनेगा। जैसे तीनों के तीनों अगर हेड होंगे तो वो एक ही केस बनेगा। तो अब आप क्या करिए कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो तब है जब तीनों के तीनों आपके बॉयज हों, 3 बॉयज हों। तो अब आप क्या करेंगे कि 3 बॉयज वाली कंडीशन को 1 की प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दो। तो 1/8 माइनस कर दो। तो आपका जो आंसर आएगा वो 7/8 आएगा। तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं, इसलिए मैंने आपको ये कॉइन से रिलेट किया आपको कि कॉइन में हेड और टेल होता है। तो अगर चिल्ड्रन है तो उसमें भी क्या होता है? या तो बॉय या तो गर्ल। राइट। तो उसके भी 2 आउटपुट होते हैं। अब पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। तो आपने ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा होगा कि एक लीप ईयर में 53 संडेज होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने अपोजिट पूछ लिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नॉट हैविंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, हर टाइप के एग्जाम में ये कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है अभी तक। तो ये रिपीट होता रहता है। तो देखिए, अब अगर आप देखें कि एक जो आपका जो ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में होते हैं आपके 366 डेज। तो यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है? इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं? तो 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 52 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो क्वोशिएंट आ गया 52। दैट मीन्स हर साल में कम से कम 52 तो संडे आएंगे ही आएंगे, या 52 वीक तो होते ही होते हैं। राइट। इतना पार्ट क्लियर है। तो अब जो 52 अगर आपके पास ये क्वोशिएंट आएगा तो रिमाइंडर भी तो कुछ बचेगा ना। तो रिमाइंडर भी आपके पास 2 आने वाला है, क्योंकि देखो 35 1 बचेगा 16 और 7 2 जा 14, तो 16 में से 2। तो अब आपके पास 2 दिन बच गए। तो अब आपसे कोई ये क्वेश्चन थोड़े पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ ईयर विल हैव 52 संडेज। तो डेफिनेटली है, प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। 52 तो हमेशा होगा, ये तो शॉर्ट इवेंट है, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा है कि 53 कब होंगे। तो देखो, ये जो 2 दिन बच रहे हैं, तो ये 2 दिन कोई भी हो सकते हैं। जैसे मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है,
वेंसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, और सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे और मंडे हो सकता है, राइट। तो अगर ये 2 दिन है ना, तो इन 2 दिन में ये कोई भी 7 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इन 2 दिन में कोई भी क्या बनेंगी, ये वाली 7 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब आप देखिए कि इन 7 पॉसिबिलिटीज में से किन में संडे आ रहा है। तो वो तो अगर मैं 53 संडेज की बात करता तो 2 में आ रहा है, तो 53 संडे होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी तो 2/7 होंगी। लेकिन 53 संडे नहीं होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 कंडीशन ऐसी हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी 5/7 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा वाला पूछा गया था, मैंने आपसे अपोजिट पूछा है, तो अपोजिट का 5/7 आंसर होता है। इसका तो फिक्स है, नॉट हैविंग 53 संडेज 5/7, हैविंग 53 संडेज 2/7। तो ये तो आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा आता है तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं बिना सॉल्व किए। अ बॉक्स कंटेन्स 20 वॉचेज आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। तो एक बॉक्स में 20 घड़ियां रखी हुई हैं, उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। 2 watches are chosen at random from the box. What is the probability that at least one of these is defective? कम से कम एक वॉच जो है उनमें से डिफेक्टिव होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए आपके पास क्या है, टोटल मिला के 20 वॉच है, राइट। तो आपके पास नॉन डिफेक्टिव 16 है और डिफेक्टिव आपके पास 4 है, टोटल मिला के हैं 20। तो फेवरेबल आउटकम में तो ये आएगा कि 20 में से कोई भी 2 आ जाए, राइट। अब कह रहा है कि 2 वॉचेज में से कह रहा है कि चूजन एट रैंडम एंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ दीज इज डिफेक्टिव। तो कम से कम एक डिफेक्टिव होनी चाहिए। तो भाई बाकी इन 16 में से कोई एक आए और इन 4 में से कोई एक आए, या तो दोनों की दोनों भी डिफेक्टिव हो सकती हैं, तो वो 4 में से दोनों हो सकती हैं। तो देखो 16C1 और 4C1, तो ये तो 64 हो जाएगा आपके पास प्लस, और ये 4C2 का मतलब होता है 6, ये आ जाएगा। और अपॉन में क्या आएगा, 20 इंटू 19 अपॉन में 2 आ जाएगा, राइट। तो ये देखिए क्या बन गया, 70 अपॉन 10 इंटू 19, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/19। तो आंसर हो गया आपका 7/19। तो सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया बहुत क्लियरली, और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर डार्ट बोर्ड विद रेडियस 2 मीटर which contains an inner circle of radius 1 meter around the center. What is the probability that Samir hits the board at a point P on the circle such that P is inside the inner circle? Okay. तो आपको क्या दे रखा है, अब ये देखो ज्योमेट्रिकल आपके प्रोबेबिलिटी आ गई। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्यों हो गई, क्योंकि ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर डार्ट बोर्ड और उसका रेडियस 2 मीटर है। तो मैंने कहा कि ये डार्ट बोर्ड है आपका, है ना। तो इसका यहां से लेके यहां तक ये जो आपका रेडियस है वो 2 मीटर है, और कह रहा है कि विच कंटेन्स एन इनर सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर। तो इसमें एक इनर सर्कल भी है, ये इनर सर्कल बना दिया हमने, और इसका रेडियस 1 मीटर है। ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर था, ये यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो इनर रेडियस। तो अब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट समीर हिट द बोर्ड एट पॉइंट पी ऑन द सर्कल सच दैट पी इज इनसाइड द सर्कल। तो अब आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि उसने पी पर हिट किया जो कि आपका इस सर्कल के अंदर था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए इसमें आपका जो टोटल आउटकम होगा वो क्या होगा, पूरा सर्कल का एरिया, क्योंकि इस पूरे एरिया में अगर हिट करेगा तो वो पूरा सर्कल का एरिया है, लेकिन इस एरिया में हिट किया है तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा कि पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 1 स्क्वायर, और नीचे क्या बनेगा आपका पाई इंटू 2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका टोटल आउटकम है और ये आपका फेवरेबल आउटकम है। तो फेवरेबल आउटकम क्या है कि इस एरिया के अंदर ही हिट हो, तो ये फेवरेबल, और टोटल आउटकम क्या है कि टोटल मिला के ये है।
तो आपके पास क्या बन गया 1/4, तो 1/4 का मतलब 0.25, तो आंसर हो जाएगा 0.25। तो कई बार ऐसे ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आ सकता है कि भाई आपके पास ना एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है, एक रेक्टेंगुलर बोर्ड है और इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है ना। अब कोई अंदर इसमें हिट करे तो वो इस सर्कल के अंदर लगे, कोई एरो हिट कर रहा है तो इस सर्कल के अंदर लगे, तो वो भी ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बोल रहा है 2 पर्सन ए एंड बी अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज if the probabilities of their selection is 1/4 and 1/6 respectively, then the probability that none of them is selected, तो इनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कई बार लोग जल्दी जल्दी में इस क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। कैसे गलत कर देते हैं, तो आप खुद ही एक बार सॉल्व करके देखो कि वो आप में से भी 50% लोग इसको गलत कर रहे होंगे। वो क्या करेंगे, 2 पर्सन है ना, तो ये इनके सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि बोथ विल बी सेलेक्टेड, तो बोथ के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 एंड 1/6, तो दोनों के दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी ये होगी। तो नन ऑफ देम विल सेलेक्टेड वो ऐसे कर देंगे और यहाँ पर 23/24 लिख देंगे, जो कि हो जाएगा साफ साफ गलत, है ना। और एग्जामिनर इतना चालू होता है, मैंने तो यहाँ पर नन ऑफ दीज लिखा हुआ है, वो 23/24 को भी आपके ऑप्शंस में रख के रखेगा, तो आपको लगेगा कि आपने सही किया, जबकि हो जाएगा गलत। क्योंकि इसमें तो ऐसा भी होगा ना, इस 23/24 में तो वो प्रोबेबिलिटी भी है जब इन दोनों में से कोई एक पास हो रहा होगा, है ना, किसी एक का सिलेक्शन हो रहा होगा। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों का ही सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जब दोनों का ही सिलेक्शन नहीं होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि 1/4 सिलेक्शन किए तो नॉट सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 3/4 होगी, और ये आपका क्या होगा, ये 5/6 होगा। तो अब 3 से ये 2 बार कट कर देंगे आप, तो आंसर आएगा 5/8। एक्चुअल आंसर जो होगा आपका वो क्या होगा, 5/8, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आया। तो 23/24 कई बार ऑप्शंस में लिखा होता है, तो आप जल्दी जल्दी में इसको गलत कर देते हैं इस तरीके से। The probabilities of solving a problem by 3 student ABC is 1/2, 1/3, 1/4 respectively. The probability that problem will be solved is, तो देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस यही बताना है ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बस यही बताना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, या तो पहले वाला सॉल्व कर ले, या तो दूसरे वाला, या तो तीसरे वाला, या तो दो लोग मिलकर सॉल्व कर दें, कोई भी दो, या तो तीनों मिलकर सॉल्व कर दें, राइट, यही कहानी होती है। बट इसको जब आप ऐसे करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा आपको। आपको क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, है ना। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी सिलेक्शन की प्रोसेस होगी उस सब में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी रहेगी 1, और एक पार्ट ऐसा भी होगा जब ये तीनों के तीनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये डैश डैश डैश, राइट। एक ही तो ऐसा पार्ट बनेगा जब ये तीनों सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो 1 में से वो पार्ट माइनस कर दो कि दैट नन ऑफ देम हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, तो नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम हाफ, और ये 2/3 और ये 3/4, राइट। देखो ये सब कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो 1 - 1/4 आपका आंसर क्या होगा, 3/4। अदरवाइज आप ऐसे फॉर्मूले से करते या फिर और कुछ पार्ट लगाते कि तीनों के तीनों सॉल्व कर दें या फिर कोई दो सॉल्व कर दें, तो उसके भी क्या रहेगी, दो केसेस बनेंगे ना, कि दो सॉल्व कर रहे हैं सी नहीं कर रहा, फिर 3 केसेस बनेंगे, ए और सी सॉल्व कर दे बी सॉल्व ना करे, या ए सॉल्व ना करे बी और सी सॉल्व कर दे। और 3 केसेस ही किसके बनेंगे, जब इनमें से कोई एक सॉल्व कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम या तो तीनों सॉल्व करें, या तो दोनों करें, या तो एक करे कोई भी, तो एक कर रहा होगा तो बी और सी नहीं, ए और बी ना करें सी, तो फिर ये केसेस बनाने में भी तो टाइम लगेगा ना। तो अगर केसेस बनाने में टाइम लगेगा तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आई होप आपको इतना पार्ट क्लियरली समझ में आ गया है, राइट। तो ये सारे केसेस बनाते हो उसमें टाइम लगता, तो आंसर अभी क्या हो जाएगा, 3/4 रिवर्स ऑर्डर में जाके। अब है आपके पास, इफ 9 cars are parked in a row, then what is the probability that there are exactly 5 cars between two particular cars? ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है।
तो कह रहा है इफ 9 कार्स आर पार्क्ड इन अ रो, तो मैंने कहा कि ये 9 कार हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ई एफ जी आई, ये 9 कार है। अब कह रहा है कि ये 9 की 9 जो कार हैं ये पार्क्ड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 5 कार्स बिटवीन द टू पर्टिकुलर कार्स। तो अब मैं कहूं कि टू पर्टिकुलर कार तो कोई भी हो सकती है ना, टू पर्टिकुलर कार, तो कोई भी दो पर्टिकुलर कार आप मान लो, तो कोई भी दो पर्टिकुलर कार कौन सी हो गई, मान के चलो। अब इनमें से कोई भी दो पर्टिकुलर कार जो है, पर्टिकुलर बोला है ना, तो वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो आप ये कहेंगे कि मान के चलो ए और आई के बीच में कोई ना कोई 5 गाड़ियां आनी ही चाहिए। ए और आई के बीच में कोई ना कोई 5 गाड़ियां आनी चाहिए। तो अब आपसे क्या बोल रहा है, 9 कार्स आर पार्क्ड इन अ रो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर एग्जैक्टली 5 कार्स बिटवीन टू पर्टिकुलर कार। तो टू पर्टिकुलर कार हो गई, अब इनके बीच में 5 आनी चाहिए, तो ये दो पर्टिकुलर कारों को तो हटा दे। तो अब ये कितनी बची आपके पास, 7। इन 7 में से कोई 5 यहाँ पर आएंगी, तो 7C5 करना पड़ेगा आपको। और ये जो 5 गाड़ियां हैं आपस में सफल भी कर सकती हैं, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये दो पर्टिकुलर कार भी आपस में सफल कर सकती हैं। तो इन 7, इनका एक ग्रुप बन जाएगा, और ये इतने तरीके से बन सकता है। तो देखो इन 7 का एक ग्रुप बन जाएगा, 5 इनके बीच में और 1 और 2, और ये कितने तरीके से बन सकता है वो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब 2 और बची, तो देखो इन सबको एक साथ रखना है, तो इनको एक ग्रुप में क्लब कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया। अब आपके पास जो 2 गाड़ियां बची हैं, कोई भी 2 बची ना, तो 2 और 1 3, तो इसको 3 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, 3 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो आ जाएगा आपका फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम क्या आएगा आपके पास, कि 9 गाड़ियां थी ना, तो 9 फैक्टोरियल आपका क्या रहेगा, ये आपका टोटल आउटकम होगा। तो 7C5 कैसे निकालेंगे आप, 7 इंटू 6। अब 7C5 का मतलब ये भी होता है कि 7C2, तो 7C2 का मतलब होता है 7 इंटू 6/2, राइट, और इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू, और ये 3 फैक्टोरियल को मैं सीधे 6 लिख देता हूं, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 9 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल सीधा कट रहा है, और देखो 6 और 7 ये सीधे सीधे कट रहे हैं, 6 और 7 सीधे सीधे कट रहे हैं, राइट। अब आप देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। फिर आप देखिए कि ये 3 से 2 बार, और 3 से ये 3 बार, और 2 से ये 4 बार। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/12। तो आंसर हो गया आपका 1/12। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बड़े आराम से समझ में आ रहे होंगे, राइट। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं, कि जैसे कई बार आपसे बोलता है कि ए स्पीक्स ट्रूथ इन 60% केसेस। ये क्या बोल रहा है, स्पीक्स ट्रूथ, है ना, एक क्वेश्चन जो आपका बच गया है, जो जनरली पूछा जाता है। और बी जो है वो आपका 40% केसेस में ट्रूथ बोलता है। तो आपसे पूछेगा कि ये एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्यों पूछता है कि while saying the same statement they will contradict each other, तो what is the probability of contradiction। तो contradiction की probability पूछेगा। और ये भी पूछ सकता है what is the probability that they will say the same thing, कि अगर सही है तो सही बोलेंगे, गलत है तो गलत बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर 60% आपका प्रोबेबिलिटी है, तो इसको पॉइंटों में आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 0.6 हो गया, ये 0.4 हो गया, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 100% होता है। 100% इज इक्वल टू 1, तो 60% इज इक्वल टू 0.6 और 0.4। तो अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल से द सेम थिंग व्हाइल सेइंग अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो एक पर्टिकुलर चीज को बताते हुए दोनों एक ही चीज बोलेंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप ये कहेंगे कि दोनों एक ही चीज कब बोलेंगे, या तो दोनों के दोनों ट्रुथ बोले, या तो दोनों के दोनों फॉल्स बोले, है ना। दोनों के दोनों ट्रुथ बोले या तो दोनों के दोनों फॉल्स बोले, तो सेम चीज बोलेंगे। तो ट्रू बोलेंगे तो 0.6 इंटू 0.4 प्लस, और फॉल्स बोलेंगे तो ये फॉल्स बोलेगा तो 0.4, और ये ट्रुथ बोलेगा तो ये भी फॉल्स बोलेगा तो 0.6।
तो 0.24 प्लस 0.24 इज इक्वल टू 0.48, दैट मीन्स 48%। परसेंट में लिखना है तो 48% आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे, तो कॉन्ट्राडिक्शन में क्या होगा, एक ट्रू बोलेगा एक फॉल्स बोलेगा, एक फॉल्स बोलेगा एक ट्रू बोलेगा, या फिर सेम चीज बोलेंगे उसका 48% है, तो इसका डेफिनेटली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 52% ही आने वाला है। कैलकुलेट करके भी देख लो कि भाई एक बार ट्रू बोलेगा तो 0.6 और ये फॉल्स बोलेगा तो ये भी 0.6 है, प्लस ये 0.4 है और ये भी 0.4 है, तो देखिए एक आ गया 0.36 प्लस 0.16 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.52, तो 52% आया कि नहीं आया। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो दो क्वेश्चन ये स्पीक्स ट्रूथ वाले होते हैं या कॉन्ट्राडिक्शन वाले होते हैं, बाकी के क्वेश्चंस भी जो मिसलिनियस क्वेश्चंस आपको प्रोबेबिलिटी में पूछे जा सकते हैं वो सब भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो प्रोबेबिलिटी में हर टाइप का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, अब आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा टू मास्टर दिस टॉपिक। अदरवाइज क्या होता है ना कि मैंने आपको कितने भी क्वेश्चन पढ़ा दूं, कहीं ना कहीं आपको डाउट आएंगे ही आएंगे, बट जब आप खुद 50 से 60 क्वेश्चन और कर लेंगे तो आप एकदम प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे हो जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।